एवरीवन वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस इन एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस 8:30 बज चुका है और 8:30 बजे डेली लगाते हो आप लोग एक सेट, ठीक है, जिसमें होते हैं 100 क्वेश्चंस। तो आज हम लोग एक और सेट इसमें करने जा रहे हैं, तो जल्दी से आप सभी आ जाओ क्योंकि ये सेट आपके बिहार ESI एग्जाम जो होने वाला है और बिहार SI जो मेंस होने वाला है उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और कोई भी एग्जाम जहाँ पे भी जीके पूछा जाएगा उन सभी एग्जाम के लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी लाइव आ जाओ, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है इनर्शिया, ठीक है, यानी जड़त्व के कारण ये होता है। पर किस जड़त्व के कारण? तो यह है स्थिरता के जड़त्व के कारण। अगर किसी को भी कंफ्यूजन है, देखो आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर किसी को भी इसमें कंफ्यूजन होता है तो आप याद रखना, जिस पोजीशन में आप हो, अगर चल रहे हो तो वो हो जाएगा गति का जड़त्व, चल रहे हो यानी उसमें कुछ चेंजेस आया, और अगर आप शांति से बैठे हुए हो और उसमें ही कुछ चेंजेस आ गया तो ये हो जाएगा स्थिरता का जड़त्व। जैसे यहाँ पे ट्रेन में आसानी से मतलब सिंपली आप बैठे हुए थे, आप कुछ नहीं कर रहे थे, यानी आप जो थे वह स्थिर पोजीशन पे थे, ठीक है। और ट्रेन चलना चालू करती है तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप अगर झुक रहे हो तो आप तो बैठे हुए थे ना, तो हो जाएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट या स्थिरता का जड़त्व। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो यह टेलीविजन रिमोट का बात यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। तो रिमोट में हम लोग किस तरह के तरंग को यूज करते हैं? इंफ्रारेड तरंग को यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम यह आधारित है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ठीक है। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे हाइड्रोजन बम आधारित है। यहीं पे अगर आपसे परमाणु बम पूछा जाता तो वो क्या हो जाता? वो हो जाता अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नियंत्रित और अनियंत्रित है। नियंत्रित हो गया कंट्रोल्ड, अनियंत्रित हो गया अनकंट्रोल्ड। अगर कंट्रोल करके हम लोग अगर करें तो उसके एक्सप्लोजन को हम लोग रोक सकते हैं, लेकिन एक्सप्लोजन ही करना है तो उसको कंट्रोल क्यों करेंगे, ठीक है। इसलिए आपका होगा आंसर अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो जो भी आपको 4 कंपाउंड दिए हुए हैं, इसमें से किसको हम लोग एक सूथिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं? तो कौन सा है वो? जल्दी बताओ, अगर आता है आपको तो। यह पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या है? पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड को हम लोग एक सूथिंग एजेंट की तरह या शांति कारक औषधि के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। इसको मिर्गी के उपचार के लिए भी यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है किस चीज का? फोटोग्राफी में हाइपो यूज होता है, ठीक है, तो वह किस चीज का जलीय विलयन है? यह सोडियम थायोसल्फेट का। कहाँ है? सोडियम थायोसल्फेट। ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट। इसका अगर आपसे कभी भी फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो क्या होता है? Na2H2O3, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट। क्लियर है? इसका फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? ऑप्शंस देखो, जल्दी बताओ। NaCl किससे बनता है? आपको पता है कि जो भी सॉल्ट बनते हैं, नमक बनते हैं, वह एसिड और बेस से मिलकर बनता है, लेकिन NaCl जो बनता है वह स्ट्रॉन्ग सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनता है, यानी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से मिलकर NaCl बनता है, जिसको हम लोग खाने के नमक के रूप में यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जाता है। रेडियो डेटिंग, ठीक है, रेडियो डेटिंग से हम लोग क्या मापते हैं? हम लोग जीवाश्म की उम्र मापते हैं। किसकी उम्र? जीवाश्म की उम्र मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? किस मछली का प्रयोग हम लोग मच्छरों के नियंत्रण के लिए करते हैं? यह है गैम्बूसिया मछली। कौन सी मछली है? गैम्बूसिया मछली, ठीक है। इसकी यह एक ताजे पानी की मछली है, और जैसे ही हम इसको ताजे पानी में डालेंगे तो क्या होगा? मच्छर का जो लार्वा है उसको ये खा जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? थ्रोम्बिन का संबंध किससे है? तो थ्रोम्बिन का संबंध है रक्त जमाव से। अगला क्वेश्चन है,
एनोसीमिया किसे कहते हैं? एनोसीमिया किसे कहते हैं? जल्दी बताओ। एनोसीमिया, एनोसीमिया बीमारी किससे संबंधित है? तो यह है घ्राण संवेदना की कमी को। किसको कहते हैं एनोसीमिया? घ्राण संवेदना की कमी को। ठीक है, इसको एनोसीमिया या अघ्राणता ये कहा जाता है। इसमें अच्छा, ये घ्राण क्या हुआ, ये शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। सूंघने की शक्ति, ठीक है, सूंघने की शक्ति। अगर आपको गंध नहीं आ रही है, ठीक है, अगर किसी भी मनुष्य को किसी चीज का गंध नहीं आता, यानी सूंघने की शक्ति का नाश हो जाता है, तो उसका एक बीमारी है एनोसीमिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलीदार पौधों में से कौन पेट्रोपादप भी है? एक फलीदार पौधा जो एक पेट्रोपादप भी है, उसका नाम आपको बताना है। तो वह कौन सा पौधा है? वह है करेज। ठीक है, करेज के बीजों से पैनगेमिया तेल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसको बायोडीजल के तौर पर भी यूज किया जा सकता है, इसीलिए इसको हम लोग पेट्रोपादप भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? वो कौन सा स्थान है जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वो कौन सा स्थान है? जल्दी बताओ, वो कौन सा स्थान है? तो इन चार ऑप्शंस में से ही आपको बताना है वह स्थान कौन सा है। तो वह है मेहरगढ़। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित ये एक पुरास्थल है जिसका नाम है मेहरगढ़। वहां से आपको पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे किस जगह पर? बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया था, कौन सा जगह है वो? है श्रावस्ती, जहां पर उन्होंने अपना मैक्सिमम उपदेश दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। आपको उस पहले गुप्त शासक का नाम बताना है जिसने सिक्के जारी किए थे। तो कौन थे वो? जल्दी बताओ, वो गुप्त शासक कौन थे? वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। अच्छा, क्या आप सभी मुझे बता सकते हो चंद्रगुप्त प्रथम किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त प्रथम किसका उत्तराधिकारी था? कमेंट में मुझे बताओ। सब साइलेंट। देखो, सबसे पहला कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त हर कोई जानता है, लेकिन श्रीगुप्त का चंद्रगुप्त प्रथम उत्तराधिकारी नहीं था। श्रीगुप्त का बेटा था घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच, ये याद रखना, घटोत्कच का बेटा था चंद्रगुप्त प्रथम, इसलिए घटोत्कच का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। ठीक है, श्रीगुप्त का ये नहीं था। और चंद्रगुप्त प्रथम को हम लोग वास्तविक संस्थापक भी बोलते हैं गुप्त वंश का। क्लियर है? तो इसी ने सबसे पहले सिक्का जारी किया था। अच्छा, यहां से आपको चंद्रगुप्त प्रथम से एक और चीज याद रखना है, गुप्त संवत। इसने गुप्त संवत चलाया था। कब चलाया था, क्या बता सकते हो आप सभी? गुप्त संवत इन्होंने 319-320 में गुप्त संवत चलाया था, 319-320 में। क्लियर है? और सर्वप्रथम जो इसने सिक्का चलाया था वह किस चीज का बना हुआ था, किस धातु का बना हुआ था? तो वह सिल्वर का बना हुआ था, यानी चांदी का बना हुआ था वो सिक्का। क्लियर है? तो इतने सारे चीजों को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे, किस चीज का? 13वीं और 14वीं सदी का अगर बात करें तो उस वक्त भारत में जो भारत के किसान थे वह किस चीज का खेती नहीं करते थे? तो वह था मक्का। ठीक है, 13वीं 14वीं ईस्वी में भारतीय किसान मक्का का खेती नहीं करते थे। उस वक्त जो फेमस था गेहूं, चावल, जौ, ठीक है, ये सारी चीजें फेमस थी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहां थे? धरसना नमक गोदाम, धरसना नमक गोदाम। इस वक्त जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया था, उस वक्त महात्मा गांधी कहां थे? जल्दी बताओ। तो उस वक्त महात्मा गांधी यरवदा जेल में थे। कहां थे महात्मा गांधी? यरवदा जेल में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और यरवदा जेल भेज दिया गया था। ठीक है, इसी दौरान जो धरसना नमक गोदाम है वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया था। क्या आप सभी बोल सकते हो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इसकी नेतृत्वकर्ता जो थी वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन, अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया क्या? नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था, ये आपको बताना है। कौन था? वो थे एस.एन. सेन। क्या था इनका नाम? एस.एन. सेन। ये थे स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार। क्लियर है? 1957 में, ठीक है, 1957 में प्रकाशित 1957 में एक बुक प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था 1857। ये वर्ड्स में लिखा हुआ रहता है, ठीक है, 1857। तो 1857 भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी पुस्तक का नाम है। और इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है एस.एन. सेन ने। ठीक है, किसने लिखा है? एस.एन. सेन ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? यानी 4 ऑप्शंस में से होम रूल से कौन नहीं जुड़े हुए थे, इसका नाम आपको बताना है। कौन थे वो? बिल्कुल सही, वो थे सी.आर. दास। ठीक है, सी.आर. दास होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। सी.आर. दास का चर्चा आपको कहाँ मिलता है? क्या आप सभी मुझे बता सकते हो कि किस पार्टी का इन्होंने स्थापना किया था? आप सभी को पता होगा 1923 में। आप तो बता दो, इतना हिंट्स मैंने दे दिया। आप सभी मुझे बताना, 1923 में सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, इन सब ने मिलकर एक पार्टी की स्थापना की थी। आप सभी मुझे कमेंट में बताओ। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? स्वराज प्रस्ताव 1905 में कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, ये आपको बताना है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था स्वयं की सरकार। ठीक है, स्वराज का मतलब ही होता है स्वयं की सरकार। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास व मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारत के ये प्रथम 3 विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी और मुंबई यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1857 ईस्वी में। ठीक है, कब हुई थी? 1857 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और उस वक्त के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। कहां किया गया, ये आपको बताना है। कहां किया गया था? ये किया गया था भारत में। कहां किया गया था? भारत में। अगला क्वेश्चन है भारत के ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, मैं बार बार बोलता हूं। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लिया ना आपने, तो आप समझो कि आपका 50% काम वहीं पे हो गया। जनरली हम लोग कोई भी आप एग्जाम देने जाते हो, उसमें से कम अगर 100 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 10 क्वेश्चन ऐसे आप गलत करके आते हो जिसको आप सही कर सकते थे या छोड़ सकते थे। ठीक है, लेकिन आप अपने भूल से उसको गलत कर बैठते हो। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है कि भारत के ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको सारा स्टेटमेंट पहले पढ़ना है। सारा स्टेटमेंट एक तरफ से पढ़ो। तो चलिए पढ़ते हैं। गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है। अगला है विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है। अगला है भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। और लास्ट है भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है। इसमें से गलत कौन सा है? इसमें गलत है सी नंबर। ठीक है, भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का अगर बात करें तो ये लगभग 19 से 20% है। ठीक है, और यहाँ दिया हुआ आपका 1% से भी कम है। तो इस कारण से ये स्टेटमेंट आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार जिस संसाधन में समृद्ध है वह है। छोटा नागपुर पठार किस संसाधन में समृद्ध है? तो यह खनिज से समृद्ध है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार का अगर बात करें तो खनिज संसाधन से यह समृद्ध है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है निम्न में से खनिज संसाधनों की सर्वाधिक संपन्नता जहां है
वह कौन सा राज्य है? इन 4 राज्यों में से आपको ये बताना है कि खनिज संसाधन से समृद्ध कौन सा राज्य है। वो कौन सा राज्य है? वो है कर्नाटक। ठीक है, इन चारों में से अगर आप देखोगे तो कर्नाटक जो है वह खनिज संसाधन में समृद्ध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से किसको अभी हाल ही में राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया गया है? जल्दी बताओ। तो ये किया गया है भीमताल झील। किसको? भीमताल झील। ठीक है, भीमताल झील को किस चीज में सम्मिलित किया गया है? ये किया गया है राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेतु समुद्रम परियोजना जिन्हें जोड़ती है, सेतु समुद्रम परियोजना किसको जोड़ती है? सेतु समुद्रम परियोजना किसको जोड़ती है? किसको जोड़ती है? बिल्कुल सही, वो है मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी। ठीक है, सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं। विश्व के वन्यजीव का अगर परसेंटेज हम लोग देखें तो भारत में कितना परसेंट लगभग पाया जाता है? तो भारत में लगभग 6% पाया जाता है, और हो सकता है इसमें कुछ फ्लक्चुएशन भी आए, तो ऑप्शन में आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, लेकिन 6% से ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? सबसे नवीन पर्वत श्रेणी 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है, सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? यह है शिवालिक। इन चारों में से अगर आप देखोगे तो शिवालिक जो है वह सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। हिमालय में भी शिवालिक सबसे नवीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? यह है 35 पीपीटी। कितना है अरब सागर के पानी का खारापन औसतन? यह है 35 पीपीटी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। काहिरा मिस्र में है। ठीक है, मिस्र की राजधानी है काहिरा। तो काहिरा का समय अगर ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है तो ये कौन से अक्षांश पे स्थित होगा ये आपको बताना है। सॉरी, कौन सा देशांतर पे स्थित होगा ये आपको बताना है। जल्दी बताओ। अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करो, मैं अब आपको यहाँ पे सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। जल्दी बताओ, फिर आप लोग बैठे हुए चुपचाप। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। सबसे पहली बात मैंने बताया हुआ था आपको कि अगर आगे है यानी प्लस है तो प्लस है तो वो ईस्ट में जाएगा, माइनस है तो वो वेस्ट में जाएगा। यानी 2 घंटे कम रहता तो वेस्ट में आता, 2 घंटे अधिक है तो ईस्ट में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? 2 घंटे। 1 घंटे यानी 60 मिनट में 15 डिग्री होता है, तो 2 घंटे में 30 डिग्री होगा, तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा? पूर्वी देशांतर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, दुग्ध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम बताना है। दूध के प्रोडक्शन में वर्ल्ड में जो पोजीशन है उसमें आपको सजाना है कि सही ऑर्डर क्या है। जल्दी बताओ, दूध के प्रोडक्शन में सही ऑर्डर। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन। ठीक है, इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आता है आपका पाकिस्तान, फिर आता है ब्राजील। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे आपका जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा आपका बी, क्योंकि भारत, यूएसए, चीन ये तो टॉप 3 हैं ही, तो आपका सही आंसर यही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वह है, किस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है? चिली किस खनिज के कारण प्रसिद्ध है? जल्दी बताओ। तो चिली नाइट्रेट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चिली यह दक्षिण अमेरिकी एरिया में, दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ठीक है, और यह नाइट्रेट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन है। तो 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से सही कथन कौन सा है ये आपको बताना है। चलिए स्टेटमेंट को देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है, भारत पश्चिमी गोलार्ध में, गोलार्ध के मध्य में है। दूसरा है, कैस्पियन सागर खुला सागर है। तीसरा, राजस्थान शीत शीतोष्ण मरुस्थल है। और चौथा है, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे के प्रति ध्रुवीय हैं। इसमें एक ही स्टेटमेंट आपका सही है, वो कौन सा है? वो है डी। ठीक है, डी स्टेटमेंट आपका सही है। आप जानते हो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है यह एक दूसरे का प्रति ध्रुवस्थ रखता है, यानी
अपोजिट है एक दूसरे से, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे से अपोजिट है, वही दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है मंथन, काली मंथन जिस द्वीप का अंग है वह है काली मंथन किस द्वीप का अंग है? काली मंथन यह बोर्नियो द्वीप का एक अंग है, ठीक है, बोर्नियो द्वीप ये इंडोनेशिया का एक द्वीप है, ठीक है, और इसी का एक अंग है काली मंथन। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? भारत के किस प्रांत में साम्यवादी सरकार की सबसे पहले स्थापना हुई थी? यह है केरल में। भारत में सबसे पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना केरल में हुई थी, ठीक है, और ये 1957 ईस्वी में हुई थी। और साम्यवादी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उस वक्त जो कांग्रेस के, आप बोल सकते हो एंटी कांग्रेस, ठीक है, या गैर कांग्रेसी भी बोल सकते हो, ठीक है, तो यह किसके नेतृत्व में हुई थी? पहली बार जो सरकार केरल में गठित हुई यह हुई थी EMS नंबूद्री पाल के नेतृत्व में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था। भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम कब पारित किया गया था? क्या आप सभी को पता है? ये किया गया था 1976 में। कब किया गया था? 1976 में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो कौन सा वो अधिकार है जो हमें मौलिक अधिकार के रूप में भी दिया गया है? जल्दी से ऑप्शन पढ़ो और आंसर करो, कौन सा वो अधिकार है? तो वो अधिकार है शिक्षा का अधिकार। कौन सा अधिकार है? शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? आ गया आपका शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? जल्दी बताओ। तो शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 में जोड़ा गया था। बहुत अच्छा है, सारा ऑप्शन आप देखो और आपका दिमाग अपने आप सटक जाएगा। तो 1 अप्रैल, ठीक है, 2010 में तो जोड़ा गया था, लेकिन कब जोड़ा गया था? 2010 में 1 अप्रैल को जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार। अगला क्वेश्चन है एक विकास खंड पर पंचायत समिति होता है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होता है। यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे भी आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लॉक लेवल पे जो पंचायत समिति है वो कैसा संस्था है? वह एक प्रशासकीय अधिकरण है। कैसा है? प्रशासकीय अधिकरण है। विकास खंड पर पंचायत समिति एक प्रशासकीय अधिकरण है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? अच्छा, ये प्रथमता सारणी जो है यह हम लोग इसको वरीयता टेबल भी बोल सकते हैं, वरीयता क्रम भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी हमारे यहाँ पे जो भी हाई ऑफिशियल्स हैं उनका एक रैंक है, ठीक है, एक रैंक टेबल बनाया गया है। उस रैंक टेबल से आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। रैंक टेबल इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़ लेना निकाल के, ठीक है। उसमें जो भी हाई ऑफिशियल्स है सबका दिया हुआ है कि किससे ऊपर किसका रैंक या किसके नीचे किसका रैंक है। तो चलो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहला रैंक किसका आया? यह है राष्ट्रपति, ठीक है। दूसरा रैंक, पहले रैंक पे राष्ट्रपति, दूसरा रैंक पे कौन है? यह है वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति, ठीक है। तीसरा रैंक किसका है? यह है प्रधानमंत्री का यानी PM का, ठीक है। और चौथा रैंक किसका है? ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करके कहीं रख लेना। चौथा रैंक किसका है? यह है राज्यपाल का, ठीक है, राज्यपाल का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गवर्नर, ठीक है। ये 4 हो गया। 5वें रैंक का अगर बात करूं तो 5वें रैंक पे है भूतपूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, यानी प्रीवियस प्रेसिडेंट। और 6ठे रैंक पे अगर बात करूं तो छठे रैंक पे कौन है? जल्दी बताओ। तो 6ठे रैंक पे है उप प्रधानमंत्री, ठीक है, यानी वॉइस बोल सकते हैं ना इसको PM, ठीक है, या डिप्यूटी PM। वॉइस PM नहीं, डिप्यूटी PM। और 7वें रैंक पे कौन है? 7वें रैंक पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है। कौन है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश? यानी जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा का स्पीकर, वो सब इसमें 7वें पोजीशन पे ये दोनों हैं, ठीक है। यहां आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था? भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन है?
तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, अब हमारे यहाँ पे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो है उसका कोई प्रावधान है नहीं, ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होगा। तो यहाँ पे आपके हिसाब से क्या हो जाएगा, देखो भारत के मुख्य न्यायाधीश से जस्ट ऊपर कौन हो जाएगा, भूतपूर्व राष्ट्रपति, ठीक है, यहाँ पे डेप्यूटी पीएम का बात भी नहीं किया गया, यहाँ पे भूतपूर्व राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित आसान सा क्वेश्चन है, यह है अनुच्छेद 19। लेकिन क्या ये आंसर कंप्लीट है, तो नहीं, बिल्कुल ये आंसर कंप्लीट नहीं है, ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 19 में भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा है, अब तो ऑप्शन में 19, 19(1), 19(1) को इस तरह का दिया जाता है, तो आपका आंसर जो सही होगा वो होगा 19(1) को, ठीक है, ये आप याद रखना कि प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1) को में है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारत की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है। भारत में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है, ये स्थित है वाराणसी में। कहाँ स्थित है, वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई ई टूरिस्ट वीजा व्यवस्था कितने देशों के लिए लागू कर दी गई है। तो करंट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ई टूरिस्ट वीजा की जो व्यवस्था की गई है वह कितने देशों में लागू कर दी गई है, वह है 166 देशों में। कितने देशों में, 166 कंट्रीज। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में कौन रहता है, यह रहता है योजना आयोग का सचिव। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ क्या है। गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का क्या अर्थ है, जल्दी बताओ, आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये क्या हो गया आपका एनपीए, ठीक है, एनपीए। एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी वो एसेट्स जिस पर हमें वसूली नहीं हो सकती है, यानी हम लोग पैसा वापस नहीं पा सकते हैं, वैसे चीजों को एनपीए के कैटेगरी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह था। तो स्वाधीन भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी, जल्दी बताओ। यह है 1948 में, ठीक है। आजादी के बाद 1948 में पहली बार जो औद्योगिक नीति है उसकी घोषणा की गई थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में रुपए का अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन पहली बार किस वर्ष हुई थी। भारत में पहली बार रुपए का अवमूल्यन कब हुआ था, यह हुआ था 1949 में, ठीक है। भारत में रुपए का अवमूल्यन सबसे पहली बार कब हुई, 1949 में। अगला क्वेश्चन है, यदि संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाता है तो जहाजी कंपनी जारी करती है। अगर किसी भी जहाज को पूरे संपूर्ण रूप से किराए पर हम लोग लेते हैं तो जहाजी कंपनी क्या जारी करती है, ये आपको बताना है। क्या जारी किया जाता है, ये क्या जाता है, चार्टर पार्टी, ठीक है। क्या आयोजित किया जाता है, चार्टर पार्टी। चार्टर पार्टी जहाज मालिक द्वारा उसके किराए पर लेने वाले व्यवसायी को दिया जाता है, ठीक है। यह एक कानूनी परिपत्र है, ठीक है, ये मत समझना कि ऐसे ही कोई पार्टी है, ठीक है। यह एक कानूनी परिपत्र है और इसमें जहाज को निश्चित समय के लिए किराए पर लेने पर समस्त नियम व शर्तों का उल्लेख इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पावर पैक परियोजना संबंधित है। पावर पैक परियोजना किस चीज से संबंधित है। पावर पैक परियोजना ये संबंधित है दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा विद्युतीकरण से। पावर पैक परियोजना किससे संबंधित है, यह है दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा विद्युतीकरण से। अगला क्वेश्चन है, अधिकृत अनुमानों के अनुसार भारतीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहा है। यह आपके 2011 के जनगणना के अनुसार जो भी लोग बीपीएल है यानी बिलो पॉवर्टी लाइन है उनकी संख्या कितनी है लगभग, तो उनकी संख्या है 21.9%। कितना है, 21.9% लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। अगला क्वेश्चन है, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत वित्तीय की व्यवस्था की समीक्षा के लिए शिवरमन की अध्यक्षता में बनी समिति का प्रतिवेदन जाना जाता है।
किस रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है क्या? ये जाना जाता है क्रेफी कार्ड रिपोर्ट के नाम से। किस नाम से? क्रेफी कार्ड रिपोर्ट के नाम से। किसको हम लोग जानते हैं? कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए एक समीक्षा, उसकी समीक्षा के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, शिवरमन कमेटी, ठीक है, शिवरमन की अध्यक्षता में। उसका जो रिपोर्ट है उसको हम लोग क्रेफी कार्ड रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्रेफी कार्ड रिपोर्ट के नाम से। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है स्वाधार योजना है। स्वाधार योजना किस चीज से संबंधित है? चलिए बताओ। स्वाधार योजना तो ये संबंधित था, ये पुराना योजना है, कठिन परिस्थिति में महिलाओं के लिए एक योजना था, स्वाधार योजना, ठीक है, स्वाधार योजना। अगला क्वेश्चन है निम्न 4 विदेशी बैंकों में से जो भारत में कार्य संचालन या ऑपरेट कर रहे हैं, किस एक से सबसे अधिक शाखा है? किस एक की सबसे अधिक शाखा है? यानी इन चारों बैंकों में से सबसे अधिक शाखा भारत में किसकी है, ये आपको बताना है। तो सबसे अधिक किस विदेशी बैंक का शाखा है भारत में? यह है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का सबसे अधिक शाखा है भारत में। अगला क्वेश्चन है प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? आसान सा क्वेश्चन है। किसको दिखाया गया है? यह दिखाया गया है समुद्रगुप्त को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोसी परियोजना किस वर्ष बनकर तैयार हुई? कोसी परियोजना बनकर किस वर्ष तैयार हो गई थी? तो कोसी परियोजना 1965 में तैयार हो गई थी। कब हुई थी? 1965 में। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। कब हुई थी? 1956 में बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर वर्ष हम लोग 31 मई को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी तो कौन सा है? यह है सारस, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता सक्रिय क्षेत्र वनस्पति एवं रीढ़धारी प्राणियों से समृद्ध है? जो 4 आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा एक ऐसा जगह है जो जैव विविधता सक्रिय क्षेत्र है और वहां वनस्पति और रीढ़धारी मतलब वर्टिब्रेट्स, ठीक है, वर्टिब्रेट्स प्राणियों से समृद्ध है? वो कौन सा जगह है? वो है आपका उष्णकटिबंधीय एंडीज, ठीक है। उष्णकटिबंधीय एंडीज जो है वो वनस्पति और रीढ़धारी प्राणियों से समृद्ध है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है? जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र इनमें से कौन नहीं है, ये आपको बताना है। यह है नल्ला मले, ठीक है, नल्ला मले ये जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र नहीं है, रेस्ट तीनों है। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बीओडी, गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कहाँ? बीओडी क्या होगा? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये सर्वाधिक मात्रा में कहाँ है? तो सर्वाधिक मात्रा में है कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसी दिए गए पारिस्थितिक तंत्र में निवासियों की पोषित हो सकने वाली अधिकतम संभाव्य संख्या क्या कहलाती है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दिया हुआ है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत किसी भी इकोसिस्टम में किसी भी जगह पर जो निवासियों की पोषित हो सकने वाली अधिकतम संभाव्य, यानी जितना उसमें रह सकते हैं मैक्सिमम संख्या, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे वहन क्षमता। अगर वहां की वहन क्षमता 100 है, इसका मतलब उस एरिया में 100 आदमी से ज्यादा या 100 जो भी जीव जंतु है वह 100 से ज्यादा नहीं हो सकता है, इससे मैक्सिमम नहीं हो सकता है। यही हो गया उसका वहन क्षमता। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है एक्सरे की खोज किसने की थी? आसान सा क्वेश्चन है। एक्सरे की खोज रोंटेजन के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? कौन सा तत्व है? यह है सल्फर, जो स्वतंत्र अवस्था में
पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, क्यों? क्यों ऐसा होता है कि पहाड़ पर जो पानी है वो जल्दी उबलने लगता है, कम टेम्परेचर पर उबलने लगता है, जल्दी नहीं कम टेम्परेचर पर उबलने लगता है। तो आपको ये बताना है ऐसा क्यों होता है, जल्दी बताओ ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर वायु दाब की कमी है। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? स्वर्ण मंदिर को अर्जुन देव के द्वारा बनवाया गया था। किसने बनवाया? स्वर्ण मंदिर अर्जुन देव ने बनवाया था। और जमीन किसके द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। यह कहा जाता है वुड डिस्पैच 1854। वुड डिस्पैच 1854, इसको भारत का अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 और वनडे क्रिकेट में कितने छक्के जड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिस गेल का रिकॉर्ड है, ठीक है। और क्रिस गेल को आप जानते हुए हो, इनको सिक्स मशीन के नाम से जानते हैं। क्या इनकी आत्मकथा का नाम मुझे बता सकते हो? इनका जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम मुझे कमेंट में बताना। मैंने हिंट्स में दे दिया है आपको, हिंट्स क्या मैंने नाम भी बता दिया है, अब आप मुझे बताना। इंटरनेशनल क्रिकेट का अगर पूरे रूप से बात करें तो इसमें इन्होंने 500 छक्का बनाया है, छक्का जड़ा है। और वनडे क्रिकेट में आपको बताना है तो वनडे क्रिकेट में टोटल 300 छक्का जड़ा है। और इतने छक्के लगाने वाले ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है, जल्दी बताओ। तो यह है न्याय दर्शन से, ठीक है। गौतम किससे संबंधित है? न्याय दर्शन से। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा स्वरूप हुई, ये आपको बताना है, जल्दी बताओ। किसके प्रेरणा स्वरूप हुई है? ये हुई है केशव चंद्र सेन, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? आत्मारंग पांडुरंग, ठीक है। आत्मारंग पांडुरंग इनके द्वारा किया गया था प्रार्थना समाज की स्थापना। लेकिन यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा है किसने किया है, किसके प्रेरणा स्वरूप। तो केशव चंद्र सेन, ठीक है, इनके प्रेरणा से आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी प्रार्थना समाज की। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, बिहार में शिक्षा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? शिक्षा दिवस हम लोग बिहार में मनाते हैं 11 नवंबर को, और ये मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बिहार में आपको वन जो देखने को मिलता है मैक्सिमम, वो किस तरह के वन आप देख पाओगे? यह है आर्द्र पतझड़ वन या डेसिडियस फॉरेस्ट भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये आपको बिहार में मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, महाराजा लक्ष्मेश्वर संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई? महाराजा लक्ष्मेश्वर संग्रहालय, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना 79 में की गई थी। 1979 ईस्वी में महाराजा लक्ष्मेश्वर संग्रहालय की स्थापना की गई थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला जैविक ग्राम, बिहार का पहला जैविक ग्राम कौन सा है? बिहार का पहला जैविक ग्राम कौन सा है? यह कोठिया, ठीक है। यह है बिहार का पहला जैविक ग्राम। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? विश्व के अगर सबसे बड़े नदी द्वीप का बात करें तो यह है माजुली। ये सिर्फ भारत का ही नहीं पर पूरे विश्व का है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह असम में स्थित है और किस जिले में स्थित है ये आपको बताना है। किस जिले में स्थित है? यह स्थित है, जल्दी बताओ, पतालपुरी में। किस जिले में स्थित है? पतालपुरी में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में करैल कवाल मृदा का जमाव मिलता है? करैल कवाल मृदा, करैल कवाल मृदा का आपको कहां पे मिलता है बिहार में जमाव? तो करैल कवाल मृदा का अगर बात करें तो इसको आप लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी बोल सकते हो। और ये आपको गया, औरंगाबाद, पटना, जहानाबाद, मुंगेर, भागलपुर, इन सारे एरिया में मिल सकता है। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? औरंगाबाद, मुंगेर। अगला क्वेश्चन है, गांधी संग्रहालय कहाँ स्थित है? गांधी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो गांधी संग्रहालय
पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना में। अगला क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आसान सा क्वेश्चन है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? ठीक है, ये टाइटेनियम है। भविष्य की धातु किसको कहा जाता है? ये टाइटेनियम को कहा जाता है भविष्य की धातु। अगला क्वेश्चन है बिहार सचिवालय का गठन किस वर्ष किया गया था? बिहार सचिवालय का गठन किस वर्ष किया गया था? बिहार सचिवालय का गठन जल्दी बताओ किस वर्ष किया गया था? बिहार सचिवालय का गठन ये हुआ था 1913 ईस्वी में। बिहार सचिवालय का गठन 1913 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है बिहार में सिंचाई के लिए कौन सी नदी से नहर निकलती है? सिंचाई के लिए किस नदी से नहर निकलती है? यह है सकरी नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार में कितनी जल विद्युत परियोजनाएं हैं? बिहार में टोटल जल विद्युत परियोजनाएं कितनी है? जल्दी बताओ, जल विद्युत परियोजनाएं बिहार में कितनी है? तो बिहार में जल विद्युत परियोजनाएं अभी तक कितने बने हैं जल विद्युत परियोजनाएं बिहार में? तो बिहार में 2 जल विद्युत परियोजना है। कितना? 2। अगला क्वेश्चन है शीशम के वृक्ष बिहार के किस क्षेत्र में अधिक संख्या में मिलते हैं? शीशम के वृक्ष, शीशम के वृक्ष बिहार में आपको किस एरिया में अधिकतम देखने को मिलेगा? ये मिलेगा दक्षिण पूर्वी बिहार में। किस क्षेत्र में? दक्षिण पूर्वी बिहार में। अगला क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थी? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं थे? 4 ऑप्शन में से देखो तो जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से? ये तो आपको पता चल गया राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश से। किस क्षेत्र से है? यह बुंदेलखंड क्षेत्र से। ठीक है, राहुला का संबंध बुंदेलखंड क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कितने जिले चिन्हित किए गए हैं? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कितने जिलों को चिन्हित किया गया है? ये टोटल 18 जिला जिसको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। अगला क्वेश्चन है बिहार का पहला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? बिहार का पहला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र ये मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। और कब किया गया था? ये किया गया था 1978 में। कब किया गया था? 1978 में। अगला क्वेश्चन है बिहार में पाए जाने वाले भूगर्भिक संरचना का कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? संरचना को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? यहाँ का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसको हम लोग टोटल 3 भागों में विभाजित करते हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ था। वो कौन कौन सा है? शिवालिक रेंज है, बिहार प्लेन है और सदर्न प्लेट्यू है। ठीक है, ये 3 भाग है जिसको हम लोग 3 भागों में जिसमें हम लोग बिहार को विभाजित कर सकते हैं ज्योग्राफिकली। अगला क्वेश्चन है बिहार में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? नेशनल पार्क। बिहार में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं? बिहार में केवल 1 नेशनल पार्क है। वो कौन सा है? वो है वाल्मीकि पार्क। अगला क्वेश्चन है और रेस्ट जो भी है वो सब सेंचुरीज हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में श्री खेड़ा पनबिजली परियोजना का निर्माण किया गया है? श्री खेड़ा पनबिजली परियोजना बिहार के किस जिले में है? श्री खेड़ा पनबिजली परियोजना ये किस जिले में है? यह है रोहतास में। किस जिले में है? रोहतास में है श्री खेड़ा पनबिजली परियोजना। अगला क्वेश्चन है एम आधार को किस संस्था में पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जानते हो मैक्सिमम जगह एम आधार जो है उसकी वैलिडिटी नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे उसको परमिशन दिया गया है, वो है रेलवे और एयरपोर्ट पर। ठीक है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा रेलवे। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले होम्योपैथिक वायरोलॉजी लैब की स्थापना कहाँ की गई है? होम्योपैथिक वायरोलॉजी लैब इसकी स्थापना भारत में कहाँ की गई है? जल्दी बताओ। तो इसकी स्थापना कोलकाता में की गई है। अगला क्वेश्चन है बधिर लोगों के लिए हाल ही में इंडियन साइन लैंग्वेज के शब्दकोश द्वारा दूसरा संस्करण जारी किया गया है। इसमें कितने शब्द शामिल हैं? बधिर लोगों के लिए एक डिक्शनरी बनाया गया है, उसका दूसरा संस्करण, पहला संस्करण रिलीज हो चुका था, उसका दूसरा संस्करण रिलीज किया गया है और इसमें टोटल 6000
साइन लैंग्वेज को यूज किया गया। कितना? 6000। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार। अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार यह किसकी रचना है? जल्दी बताओ। तो यह मारिया शरापोवा की रचना है। किसकी? मारिया शरापोवा की रचना है, उनकी आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच किसको नियुक्त किया गया है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच यह है सोर्ड मारिन को। किसको किया गया है? सोर्ड मारिन को। इससे पहले हिरेंद्र सिंह थे कोच, अब हिरेंद्र सिंह को पुरुष का बना दिया गया है, यानी मेल का बना दिया गया है, मेल हॉकी टीम का, और सोर्ड मारिन को बना दिया गया है महिला हॉकी टीम का कोच। अगला क्वेश्चन है किसानों के लिए एकल खिड़की सुविधा केंद्र की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? जिसने किसानों के लिए एकल खिड़की सुविधा केंद्र की स्थापना की है, तो वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है झारखंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा जारी दीक्षा पोर्टल किससे संबंधित है? दीक्षा पोर्टल, केंद्र सरकार के द्वारा जारी एक पोर्टल दीक्षा पोर्टल, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध शिक्षकों से है। ठीक है, शिक्षकों से। किस पोर्टल का संबंध है? दीक्षा पोर्टल का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे हाल ही में एनबीटी का निदेशक नियुक्त किया गया है? एनबीटी क्या हुआ? नेशनल बुक ट्रस्ट। ठीक है, एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट, इसका निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? जल्दी बताओ। इसका निदेशक नियुक्त किया गया है गोविंद प्रसाद शर्मा को। अगला क्वेश्चन है किस पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में एमएसएमई के लिए क्या है? यह है सुरक्षा सैलरी अकाउंट नामक सेवा शुरू किया है। क्या है? सुरक्षा सैलरी अकाउंट। ये एक पेमेंट्स बैंक के द्वारा चालू किया गया है एमएसएमई के लिए। आपको ये बताना है किसने ये चालू किया है। तो ये क्या है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने हाल ही में सैलरी खातों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश नामक एक सुविधा लॉन्च किया है? इंस्टा फ्लेक्सी कैश। क्या है? इंस्टा फ्लेक्सी कैश, इस नाम से एक सैलरी खातों के लिए एक सुविधा लॉन्च किया गया है। किसने ये किया है? तो ये किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। ठीक है, तो क्या गाइस, तो ये था आज का टॉप 100 क्वेश्चन। आई होप कि सेट आपको आज अच्छा लगा होगा और आपने जरूर इससे कुछ न्यू सीखा होगा। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेट में। टेक केयर, बाय बाय।